नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही। सोलन में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। शिमला में भूस्खलन होने के कारण 25 से 30 लोगों के दबने की आशंका। राज्य में सभी स्कूल बंद। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से हो रही है काफी तबाही। स्वतंत्रता दिवस पर 954 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए 82 जवानों के नाम। वीरता के लिए 1 सीआरपीएफ जवान और 229 पुलिस कर्मियों का होगा सम्मान। 1947 में आज हुए देश के बंटवारे और संघर्षों को है याद करने का दिन। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री ने विस्थापन का दंश झेलने वालों को किया नमन। विभाजन की विभीषिका के स्मृति दिवस पर आज भाजपा निकालेगी मौन मार्च, डीयू में लगेगी प्रदर्शनी। पीएम के आग्रह पर हर घर तिरंगा अभियान की देश भर में मची धूम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जितेंद्र सिंह समेत कई नेताओं ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। चांद के बाद अब सूरज पर कदम रखने की तैयारी में इसरो। सामने आई सैटेलाइट आदित्य L1 की पहली तस्वीर। आदित्य L1 को लॉन्चिंग के लिए लाया गया श्रीहरिकोटा। वहीं आज चांद के और नजदीक पहुंचा चंद्रयान 3। विश्व कप में भारतीय शतरंज खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। योगेश अर्जुन एरिगासी और आर प्रज्ञानंदा ने शानदार जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में बनाया स्थान। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। भारी बारिश के कारण हिमाचल बेहाल हो गया है। यहां अधिकांश इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी 7 जिलों शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति और किन्नौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन सभी इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। नदी किनारे के कई इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है और आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के सभी स्कूल बंद हैं। तेज बारिश के कारण सोलन में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 5 लोगों के शव अभी तक निकाले गए हैं, बाकियों की तलाश जारी है। यहां कंडाघाट उपमंडल की रीग उप तहसील के जड़ौंड गांव में देर रात 1:30 बजे बादल फटने से कई घर बह गए। हालात अब भी यहां इतने खराब हैं कि मौके तक पहुंचने के लिए चारों तरफ से सड़कें बाधित हो गई हैं। लोक निर्माण विभाग को इसके लिए सूचित किया गया है। फिलहाल स्थानीय ग्राम पंचायत के उप प्रधान अपनी ओर से राहत कार्य कर रहे हैं। शिमला के समर हिल इलाके के शिव मंदिर में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 25 से 30 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 20 से अधिक लोगों की मौत होने की जानकारी है। पिछले 3 दिनों से प्राकृतिक आपदा से घिरे मंडी जिला में 13 लोगों की मौत हुई। आचर के लिए जाने वाली सड़क पर बागीनाला पर बना पुल भारी बारिश के कारण बह गया। मंडी और आसपास के इलाकों में 200 से ज्यादा पर्यटकों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हमीरपुर जिले में रात भर से हो रही मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश से सुजानपुर शहर जलमग्न हो गया है। हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य में मरने वालों की संख्या 164 हो गई है। भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से राष्ट्रीय राजमार्गों सहित लगभग 500 सड़कों को नुकसान पहुंचा है। सुकेती खड्ड का जलस्तर बढ़ने से मंडी जिले के नेरचौक और जलमग्न हो गए हैं। राजधानी शिमला में बिजली आपूर्ति प्रभावित है। तो हिमाचल प्रदेश से खबर, बारिश ने मचाया है हाहाकार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने
सोलन जिले के जादौन गांव में बादल फटने से 7 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलन जिले के भला उप तहसील के गांव जादौन में दुखद बादल फटने की घटना में 7 अनमोल जिंदगियों के नुकसान के बारे में सुनकर दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। इस कठिन समय के दौरान आपके दर्द और दुख में हम शामिल हैं। हमने अधिकारियों को इस मुश्किल समय के दौरान प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। और हमारी संवाददाता नंदिनी मित्तल इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़ी हुई हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। नंदिनी, सबसे पहले आपसे ताज़ा हालात जानना चाहेंगे और राहत और बचाव कार्यों के बारे में क्या जानकारी आप देंगी? नंदिनी, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो क्या है वहां के ताजा हालात इस वक्त? दो बड़े हादसे हुए हैं। एक शिमला के आसपास के इलाके में जो शिव बाड़ी है वहां पर दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरा हादसा बिल्कुल शिमला शहर में हुआ है, वहां पर भी 4 लोगों की फिलहाल मृत्यु हो गई है। शेष अन्य लापता बताए जा रहे हैं। अगर हम बात किया जाए सोलन की, तो सोलन में आज सुबह हादसे में 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। सभी नदी नाले उफान पर हैं। भाखड़ा बांध के फ्लड गेट जो है वो खोल दिए गए हैं, जिसे निचले जो इलाके हैं पंजाब हरियाणा के वहां पर बाढ़ आने की संभावना है। अगर बात करें पैंग बांध की, वहां के भी फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। इससे राजस्थान के कई इलाके बाढ़ प्रभावित हो सकते हैं। इस बीच अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे और शिमला से आगे जो काजात को जाता है या तिब्बत के बॉर्डर को रास्ता जाता है वो भी सब ब्लॉक है। इसके अलावा इंटरनल जो हम अगर सड़कों की बात करें तो वहां पर भी हालात अच्छे नहीं है। यही कारण है कि बस सर्विसेज जो है बाधित है, बिजली पानी नहीं है और लोग जो है बहुत ही मुश्किल में अपना जीवन बिता रहे हैं। नंदिनी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे में सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए क्या कुछ प्रबंध किए हैं और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? लगभग 200 लोग जो है मंडी के रिवाल्सर क्षेत्र में फंसे हुए हैं। ये सभी पर्यटक बताए जा रहे हैं। ये पूरा इलाका शेष राज्य से कट गया है। ऐसे ही 20-25 लोगों के मंडी के कुछ अन्य स्थानों पर फंसे होने की भी जानकारी मिल रही है। राहत कार्य प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आपको भी मालूम है कि मौसम के आगे या आपदा के सामने किसी का बस नहीं चलता। वही हालात हिमाचल प्रदेश की सरकार के भी हैं। पूरी व्यवस्था होने के बावजूद उन इलाकों तक नहीं पहुंचा जा पा रहा है, क्योंकि अधिकांश जो सड़कें हैं, जैसे नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें मनाली मंडी के बीच, वो पूरा का पूरा पानी उसमें आ गया है, वहां से जाना संभव नहीं है। तो ये पूरा का पूरा इलाका जल भराव से भर गया है। मंडी अगर हम शहर की बात तो यहाँ पर भी जल भराव है। यानी अगर सरकार चाहे भी तो आपदा में इस खड़ी में लोगों को राहत नहीं पहुंचा पा रही है। हालांकि शिमला शहर की अगर बात करें तो बार बार क्योंकि पेड़ गिर रहे हैं, खंभे गिर रहे हैं, बिजली की तारें जो है इधर उधर फैली हुई हैं, उन्हें हटाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन छोटे से प्रदेश के पास इतने संसाधन नहीं होंगे कि वह इतनी बड़ी आपदा से निपट सके। इसीलिए नंदिनी, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे इलाके हैं जो काफी इससे प्रभावित है, जिनका संपर्क कट गया है, और उसके लिए अगर राज्य प्रशासन की हम बात करते हैं क्या कुछ प्रबंध? ये आप बात सच कह रही हैं कि मौसम के आगे, आपदा के आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उससे पहले भी प्रबंधन होता है, प्रबंधन करना होता है, मौसम विभाग के भी अलर्ट होते हैं। ऐसे में ये आपदा प्रबंधन वहां पर कितना बड़ा सवाल है?
आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसके आगे जो सरकार है वो लाचार नजर आ रही है। अगर हम मंडी की बात करें तो और मनाली कुल्लू की बात करें, ये सारे इलाके शेष राज्य से कट गए हैं, यानी यहाँ तक पहुंचना संभव नहीं है। और यहाँ क्या हालात है ये भी बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दूर दराज के इलाके हैं। हिमाचल प्रदेश के गांव में कहीं 10 घर होते हैं, कहीं 20 घर होते हैं। ऐसे में कहां पर कितना नुकसान पहुंचा है। अगर हम मंडी की बात करें तो कटोला में आज एक बादल फटने की घटना आई थी। अभी तक सुबह की ये घटना है, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि वहां पर कितने लोग जो है उस मकान में दबे पड़े हैं। वहां तक प्रशासन पहुंच नहीं पा रहा है। यही जो 200 पर्यटक फंसे हुए हैं, स्थानीय मदद तो मिल रही है, लेकिन प्रशासन जो है उन इलाकों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यही कारण है कि प्रशासन और पुलिस ने सभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को ये कहा है कि वे घरों में बने रहें, जब तक जरूरी है यात्रा न करें। हिमाचल आने वाले पर्यटकों से ये अनुरोध किया गया है कि वे कोशिश करें कि अपना यात्रा को कुछ दिनों तक टाल दें। बिल्कुल, ऐसे में जब इस तरह की स्थिति होती है तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी लगाई जाती हैं। नंदिनी, देखा गया है जिस तरह का आप वहां पर इस समय दृश्य बता रही हैं और जो दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या केंद्र से भी किसी तरह की सहायता मांगी गई है और किस तरह के दिशा निर्देश हैं जो जारी किए गए हैं? एनडीआरएफ की टीम अगर हम बात करें रमा, तो पिछले 1 महीने से लगातार हिमाचल प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति ही है। कोई ही दिन होगा जब कुछ राहत मिली हो। एनडीआरएफ की टीमें बुलाई गई हैं, लेकिन मौसम इतना खराब है, बारिश का क्रम जारी है, लगातार भूस्खलन हो रहा है और वो टीमें जो हैं वो आपदा की स्थिति में लोगों को निकालने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन जब वो इन इलाकों में पहुंच पाएंगी तभी कोई राहत दे पाएगी। हालांकि बहुत सारे ऐसे वीडियो भी आए जहां बाढ़ से लोगों को बचाया एनडीआरएफ की टीम ने, बच्चों को निकाला, मलबे में जो बच्चे फंस गए थे उनको खोद कर निकाला। और जो है पुलिस भी हमारे हिमाचल प्रदेश की इसमें काफी सहायता कर रही है, क्योंकि वो इस इलाके को जानती है। तो दोनों का जो मिश्रण है, दोनों की मिली जुली जो प्रयास है वो रंग भी ला रहा है। कहीं कहीं अगर हम बात करें आज सुबह की घटना की तो 5 लोगों को बचा भी पाए। हालांकि अभी भी वहां दर्जन से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। हेलीकॉप्टर से मदद नहीं पहुंचाई जा सकती है। आमतौर पर जब पहाड़ी इलाकों में इस तरह की घटना होती है तो हेलीकॉप्टर एक माध्यम होता है उस इलाके तक पहुंचने का, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकती हैं कितनी धुंध है, मौसम खराब है, बारिश हो रही है, तीसरा दिन है आज, तो वहां हेलीकॉप्टर पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मौसम विभाग का क्या कहना है? मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये सारे लगभग सभी जिलों पर लागू है। कोई ही जिला ऐसा होगा जहां पर ये ऑरेंज अलर्ट नहीं है। हम देख भी रहे हैं सुबह से जो बारिश है, इस समय फिर से बारिश शुरू हो रही है। तो बारिश का क्रम जो है तेज मूसलाधार बारिश, शायद ही मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी तेज बारिश को देखा होगा। इतनी तेज बारिश हो रही है कि आपको बाहर की आवाज अंदर सुनाई नहीं देती है और अंदर की आवाज बाहर सुनाई नहीं देती है। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और आश्वासन भी केंद्र की तरफ से दिया गया है हर संभव सहायता का। आपसे ये जानना चाहेंगे जो विभिन्न एजेंसियां हैं जो राहत और बचाव कार्य में लगे हैं, उनमें किस तरह का सामंजस्य देखा जा रहा है? अगर आपदा प्रबंधन की बात करें तो कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन जो संस्थान होता है या एजेंसी होती है वो पिछले कुछ सालों में थोड़ी सी अलर्ट नहीं थी। ये समझ आया पिछले महीने जब अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बनी। और जो है कई लोगों का ये कहना है कि क्योंकि इन एजेंसियों के साथ और जेपी नड्डा ने हिमाचल को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है, तो सभी की नज़र है किस तरह से वहां पर राहत और बचाव कार्य जो है वो तेज़ किया जाए। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है, मौसम ने वहां तबाही मचाई है और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिमाचल के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और भूस्खलन से हुए नुकसान की जानकारी ली है और हर संभव सहायता का उन्हें आश्वासन दिया है। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बातचीत की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और वहां की जानकारी ली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से भी उन्होंने बात की है। ये बातचीत बादल फटने की घटना और भूस्खलन
पर हुई है और जिस तरह का वहाँ माहौल है उस पर हुई है। हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। किस तरह से राहत और बचाव कार्य को और तेज़ किया जा सकता है, इस पर बातचीत की है उन्होंने और लगातार राहत और बचाव कार्य पर सबकी नज़र बनी हुई है। हमारी संवाददाता नंदिनी मित्तल हमारे साथ जुड़ी हुई है। नंदिनी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बातचीत की है वहां पर मुख्यमंत्री से और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है, हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। किस तरह से राहत और बचाव कार्य और तेज वहां पर करने की जरूरत भी है और संभावना भी है। बिल्कुल, अगर जगत प्रकाश नड्डा जी की बात की जाए तो वो सुबह से ही उन्होंने जो उनके साथ लगे हुए लोग हैं वो लोगों को फोन करके जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि कितनी बड़ी आपदा है, क्या प्रबंध सरकार द्वारा किया गया है। और क्योंकि वे हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, उनके अपने बहुत सारे सूत्र हैं, तो उन्होंने उन सभी सूत्रों को लगातार फोन करके ये एक जानकारी एकत्रित की, किस तरह से सरकार की मदद की जा सकती है, वो राय लेने की कोशिश की। और जो है राजीव बिंदल, ये सभी लोग, चाहे जयराम ठाकुर हैं, चाहे जेपी नड्डा हैं, चाहे अनुराग ठाकुर हैं, या फिर जो हिमाचल प्रदेश में और बड़े नेता विभिन्न पदों पर हैं, वे सभी लोग स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, लोगों से जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं और यकीनन उन्होंने जो है सभी को ये भरोसा दिलाया है, हिमाचल प्रदेश की जनता को ये भरोसा दिलाया है कि केंद्र इस आपदा की स्थिति में जो है उनके साथ खड़ी है और जो संभव सहायता हो सकेगी केंद्र सरकार जरूर देगी। नंदिनी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक ये जो तबाही है इसमें कितने नुकसान का आकलन किया गया है और किस तरह से इसकी भरपाई की जा सकती है, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। साथ ही जो लोग फंसे हुए हैं, आपने बताया ज्यादातर पर्यटक हैं, क्या कुछ हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह या किस तरह के दिशा निर्देश उनके लिए भी जारी किए गए हैं? हेल्पलाइन नंबर जो है वो सभी के लिए जारी कर दिए गए हैं और सोशल मीडिया अगर हैंडल्स पे देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश पुलिस, हमारा जो दूरदर्शन समाचार का सोशल मीडिया हैंडल है डीडी न्यूज हिमाचल, इसके अलावा प्रशासन का जो है जो सीएम का अपना सोशल मीडिया हैंडल है, इन सब पर जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि भाई कितनी सहायता की जा सकेगी, तो जहां जहां सहायता पहुंचाई जा पा रही है, जिन लोगों को निकाला जा पा रहा है उनको निकाला जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े पत्थर नीचे खिसक कर आ रहे हैं, इस समय स्थिति जो है वो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के लिए सही नहीं है, खास करके अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें। इस बीच जो है सेब का सीजन है, कहा जाए तो, और 4,500 करोड़ रुपए की हमारी अर्थव्यवस्था है सेब की, उसको खासा नुकसान पहुंचा है क्योंकि शिमला के ऊपरी भागों में लगभग सड़क बंद है। जो कुल्लू और मनाली से सेब आता था वो मंडियों तक नहीं पहुंचा जा रहा है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो भी देखा जिसमें बागवान अंततः जो है वो सेब को मंडियों तक पहुंचाने की बजाय नाले में गिरा रहे थे। तो ये सारी स्थितियां हैं, किसानों बागवानों को खासा नुकसान पहुंचा है। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग कोशिश कर रहा है कि अंदरूनी सड़कों को भी खोला जाए, लेकिन जो है फिलहाल ऐसी सफलता नजर नहीं आ रही है। काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है। नंदिनी, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम ने भारी तबाही मचाई हुई है और लगातार जो है उस चुनौती से निपटने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात की है और वहां पर जो प्रदेश बीजेपी है वो भी लगी हुई है तमाम राहत एजेंसियों के साथ कि किस तरह से राहत कार्य है उसे और तेज किया जाए, किस तरह से जो यथासंभव मदद है वो पहुंचाई जाए। और हमारी संवाददाता ने बताया कि अभी वहां पर जिस तरह के हालात हैं उसमें विशेष रणनीति बनाने की भी आवश्यकता है। बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से काफी तबाही हो रही है। यहाँ भी आम लोगों का जीवन मुश्किलों से भर गया है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो पहाड़ी इलाकों में अभी ना जाएं। मौसम विभाग रह रहकर चेतावनी जारी कर रहा है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 12 अगस्त से ही भारी बारिश हो रही है। सभी जगहों पर सड़कें बंद हैं और पुलिस और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। चमोली और उत्तरकाशी मोरी क्षेत्र में बादल फट गया है। ऋषिकेश में भारी जल भराव हो गया है। पौड़ी गढ़वाल इलाके के श्रीनगर में कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण अलकनंदा नदी उफान पर है। तो उत्तराखंड में भी भारी बारिश से मची है तबाही। हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल देहरादून से जुड़े हुए हैं। जी अवधेश, किस तरह के हालात वहां पर और किस तरह से राहत और बचाव कार्य?
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार बारिश चल रही है उससे कहीं ना कहीं रमा हालत जो है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अगर ये बारिश रुकी नहीं, क्योंकि हिमाचल का सीधा जो मानसून का असर है वो उत्तराखंड पर भी है, तो उत्तराखंड के खास तौर से पहले पहाड़ी जनपदों में देखने को आता, लेकिन पिछले लगातार एक हफ्ते से जो मैदानी जनपदों में जो लगातार बारिश रुक रुक के हो रही है, और पिछले 48 घंटे से जो देहरादून सहित तमाम जो मैदानी जिलों में बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो जो है ठीक नहीं है। अगर मैदानी जनपदों की बात करो तो जो नदियां हैं, बिंदाल हो, रिस्पना हो, जो सौंग हो, जो छोटी छोटी नदियां हैं, वो नदियों में जल भराव लगातार समस्या उत्पन्न कर रहा है। लगातार वहां पर भी जो है पानी जो है बड़ी बेग से आ रहा है। तमाम जो नदी किनारे के जो मकान थे, वो कई मकानों के जो टूटने और गिरने की सूचना है। जिस तरह से चमोली और उत्तरकाशी में भूकंप जो बादल फटने की घटनाएं हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पर भी जो पानी का वेग आया, उस पानी के वेग से कहीं ना कहीं जो मैदानी जो जनपद है वहां पर उसका असर देखने को मिला। तो रमा, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में पहले से हालत खराब थे, लेकिन जो मैदानी जनपद है वहां पर भी लगातार हालत खराब हो रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि राज्य सरकार, खुद मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है, चाहे वो कोटद्वार की बात हो, हरिद्वार की बात हो, या पहाड़ी जिलों की बात हो, वहां पर लगातार मुख्यमंत्री हवाई सर्वे कर चुके हैं। तमाम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित जो तमाम टीमें हैं वो मौके पर तैनात हैं। ये जरूर है कि सड़कें बंद हो रही है कुछ देर के लिए, लेकिन फिर लगातार तेजी के साथ उनको खोल दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि मानसून बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो कहीं ना कहीं जो राहत और बचाव कार्य है रमा, उसमें भी जो दिक्कतों का सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है। तो अगर जिस तरह आने वाले 2-3 दिन में, और जो मौसम विभाग है उसने कहा कि 2 से 3 दिन और जो बारिश है वो भारी बारिश की चेतावनी दी है, तो कहीं ना कहीं हालात जो है उसके बिगड़ने की संभावना है। लेकिन राहत की बात है कि कोई बड़ी हानि या कोई बड़ी दुर्घटना की सूचना उत्तराखंड से नहीं है। अभी जहां पर भी सड़कें बंद हुई है, वहां पर भी जो स्थानीय प्रशासन है वहां पर राहत जो सड़कें हैं उनको खोलने का कार्य किया जा रहा है। सरकार बार बार जो यहाँ जो चारधाम यात्रा पे आने वाले पर्यटक हैं, या यहाँ पे घूमने के लिए जो आने वाले पर्यटक हैं, उनसे लगातार अपील कर रही है कि अभी जब तक मौसम साफ नहीं होता है, आप जी अवधेश, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल जो उत्तराखंड से बता रहे हैं कि बारिश ने वहां पर भी एक चुनौती पैदा की है, लेकिन जिस तरह से राज्य प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम एजेंसियां वहां राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं और पहले से ही अलर्ट थी, तो वहां पर किसी भी बड़ी घटना की या बड़े हादसे की कोई जानकारी नहीं है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और प्रशासन वहाँ पर अब ये मुस्तैद है इस बात के लिए कि मौसम जिस तरह की चुनौती पैदा कर रहा है, उससे जो हालात हैं वो बदतर ना हो और इसी तरह से राहत बचाव कार्य जो है लगातार चलता रहे। अब बात करेंगे ताज़ा खबर की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 954 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। अदम्य साहस और वीरता के लिए एक सीआरपीएफ कर्मी को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा। एक सीआरपीएफ जवान और 229 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक, जबकि 82 कर्मियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा। सराहनीय सेवाओं के लिए 642 कर्मियों को पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। 230 वीरता पुरस्कारों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से 125, जम्मू कश्मीर क्षेत्र से 71 और उत्तर पूर्व क्षेत्र से 11 कर्मियों को पुरस्कार दिया जाएगा। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मियों में 55 जम्मू कश्मीर पुलिस से, 28 सीआरपीएफ से और 33 महाराष्ट्र से, 24 छत्तीसगढ़ से, 22 तेलंगाना से और 18 आंध्र प्रदेश से हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका संबोधन आज शाम 7 बजे दूरदर्शन के सभी चैनलों और आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल भी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी से भी जुड़े क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। ऐतिहासिक लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में 50 स्कूल शिक्षक विशेष अतिथि होंगे। जी हां, शिक्षा मंत्रालय ने ऐतिहासिक लाल किले पर 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 में भाग लेने के लिए सम्मानित स्कूल शिक्षकों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट समर्पण और प्रतिबद्धता दर्शाते हुए युवा छात्रों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
ये शिक्षक देश भर के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूलों में कार्यरत हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के चांगथांग क्षेत्र के सरपंचों को भी आमंत्रित किया गया है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने दिल्ली में आमंत्रित किए जाने पर खुशी व्यक्त की और अपने अपने क्षेत्रों में सरकार की विकासात्मक पहल की सराहना की। 70 साल से जो काम नहीं चल रहा है वो आजकल बड़ी ज़ोर से चल रहा है। 70 साल से पहले आज तक जितना भी लोगों से ऑफिसर से दरखास्त किया था मगर कोई सुनने वाला नहीं आया, करने वाला नहीं आया। अभी मोदी के मेहरबानी से वहाँ हर एक 2-3 घर भी है, वहाँ भी नाका पहुँच रहा है, जल जीवन का नाका पहुँच रहा है, रोड भी बना रहा है। इसलिए मैं मोदी साहब से बहुत शुक्रिया गुजार करता हूँ। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को या अदर डेवलपमेंट को ज़्यादा उतना डेवलपमेंट नहीं होता था, लेकिन आज यूटी बनने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। हमारा गांव में सबसे दिक्कत ये है, बाकी काम पूरा चल रहा है, लेकिन हमारा गांव में नेटवर्क के प्रॉब्लम है। तो हमने एपी साहब और सीसी साहब से को बताते हुए अभी मेरे को 5 साल हुआ, तो सबसे दिक्कत वही, बाकी सब काम सब चल रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। यूटी बनाने के बाद काफ़ी फंड में आ रहा है, तो मैं सब डिपार्टमेंट की तरफ अमित शाह की तरफ सबको मैंने मेरी तरफ से शुक्रिया अदा किया। हर घर तिरंगा अभियान का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्र हर घर तिरंगा अभियान मना रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने आवास पर तिरंगा फहराया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी आज अपने आवास पर तिरंगा फहराया और पीएम की अपील पर हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत चल रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। रैली का आयोजन सिविल प्रशासन किश्तवाड़ ने 52 BN CRPF किश्तवाड़ के सहयोग से किया था। इसके अलावा युवा सेवा और खेल विभाग किश्तवाड़ के साथ साझेदारी में शिक्षा विभाग किश्तवाड़ द्वारा भी स्कूली छात्रों को शामिल करते हुए तिरंगा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। किश्तवाड़ के मालीपत स्थित पुलिस चौकी से इस विशाल तिरंगा बाइक रैली की शुरुआत हुई, जो मुख्य बाजार, पुलिस चौक, संग्राम भट्टा गांव, भंडारकूट से होते हुए लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए CRPF कैंप पर समाप्त हुई। किश्तवाड़ के उपायुक्त डॉक्टर देवांश यादव, SSP खलील अहमद पोस्टवाल और कमांडेंट 52 BN CRPF परमाशिवन ने हरी झंडी दिखाई। तीनों ने एकजुटता का उदाहरण देते हुए मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 150 बाइकर्स के जुलूस का नेतृत्व किया। रैली उत्साह और देशभक्ति के जोश से भरपूर थी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से। देश हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से मना रहा है। BSF ओडिशा ने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। आज 14 अगस्त है, एक ऐसी तारीख जो भारत के लिए एक गहरा जख्म है। भारतीय इतिहास में आज का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 1947 को आज के दिन देश का विभाजन हुआ था। इस दिन भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र घोषित किए गए। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े किए गए, बल्कि बंगाल का भी विभाजन कर दिया। कहने को तो इसे देश का बंटवारा कहा गया। इस विभाजन से कई दिल टूटे, परिवारों, रिश्तों और भावनाओं का बंटवारा कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर याद किए जाने का निर्णय लिया। आज के दिन देश भर में बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज मौन जुलूस भी निकाले जाएंगे। भारत के विभाजन की कहानी के विषय पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में होगा। इस अवसर पर भारत के विभाजन की कहानी की थीम पर आज से एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें आज के दिन 1947 में अपना सब कुछ खोने वाले अनगिनत व्यक्तियों के अथक संघर्ष और बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिंदगियों का विभाजन। भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और पलायन की एक दर्दनाक कहानी है। लाखों लोग अजनबियों के बीच विपरीत परिस्थितियों में नया आशियाना तलाश रहे थे। 2 जून 1947 को एक ऐतिहासिक बैठक में भारत का विभाजन करने की योजना पर सहमति बनी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक में सर्वसम्मति से 9 जून 1947 को विभाजन की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। जून 1947 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन प्रस्ताव को मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस ने मंजूरी दी। 14-15 अगस्त को भारत 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। इस बीच आपसी परामर्श से रेल सुविधा जारी रखी गई, जिसे बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान के बीच पलायन करने के लिए उपयोग किया गया। सबसे बड़ी संख्या में लोगों ने काफिलों में पलायन किया। इन काफिलों की लंबाई 10 मील से लेकर 27 मील तक बताई जाती है। इस दौरान दोनों तरफ से दंगे भड़के और हिंसा में लाखों लोगों की जान गई। मारे गए लोगों का अनुमानित आंकड़ा 5 से 10 लाख है। विभाजन की विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले लाखों भारतवासियों को शत शत नमन। विभाजन की विभीषिका के स्मृति दिवस पर भाजपा मौन मार्च निकालेगी। जंतर मंतर से कैनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क तक विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों की याद में मार्च निकालेगी भाजपा। इससे पूर्व एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा विभाजन की त्रासदी से लोगों को अवगत कराएंगे। पाकिस्तान से भारत आए लोगों के विभाजन के कष्टों को याद करते हुए एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। विभाजन की विभीषिका के स्मृति दिवस पर दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार को कॉन्फ्रेंस केंद्र में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस अवसर पर डीयू ने स्वतंत्रता और विभाजन अध्ययन केंद्र की स्थापना की घोषणा भी की है। ये केंद्र स्वतंत्रता संग्राम और उसके परिणाम के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए काम करेगा। विभाजन विभीषिका से उपजी गंभीर मानवीय त्रासदी, दर्द, अस्तित्व की गंभीरता और अंततः विजय जैसे असंख्य तथ्य, उपाख्यान, कहानियां और यादें हैं जो इस केंद्र द्वारा अध्ययनों से प्रकाश में आएंगे। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये कार्यक्रम और ये कार्यक्रम कितना, ये जो अभियान की शुरुआत हुई है, इसका उद्देश्य को पूरा करता है?
देखिए, कार्यक्रम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में चित्र प्रदर्शनी जो है वो आयोजित कर रही है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में विभाजन की विभीषिका से जुड़ी हुई जो चित्र हैं, जो अखबार के क्लिपिंग्स हैं, जो भयावह दृश्य लोगों के आंखों के सामने 14 अगस्त 1947 के बाद खड़े हुए थे, उन दृश्यों को जिन लोगों ने कैमरे में कैद किया, उनकी जो क्लिपिंग्स बची हुई है, उन क्लिपिंग्स को चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से आज की पीढ़ी से रूबरू कराने के लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो लोगों को रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही एनडीएमसी सेंटर जो कनॉट प्लेस में है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक सेमिनार को संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जंतर मंतर से कनॉट प्लेस की तरफ जो है, जो सेंट्रल पार्क है, वहाँ पर मौन जुलूस निकालेंगे। यह कहीं ना कहीं एक संदेश होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो शांति सद्भाव में भरोसा करते हैं और इसलिए शांति मार्च करने की जो है अपील की गई है पार्टी की तरफ से। और यह एक बड़ा संदेश भी है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं, शांति भंग करने की कोशिश करते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में। उनको एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता करेंगे। देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राकेश सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके निवास स्थान पर हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, वो एक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, वहाँ पर भी उनका संबोधन होगा। और इस तरह से अनेक कार्यक्रम न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में की जा रही है, ताकि जो विभाजन की विभीषिका का दंश जिन लोगों ने झेला, उनकी जो स्मृतियां हैं, उनसे कैसे आज की पीढ़ी रूबरू हो सके, उन्हें ये पता चल सके कि वह कितनी भयावह रात थी जब हमारे भाइयों को कहीं ना कहीं पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा था और इसमें बड़ी तादाद में रमा ट्रेन का इस्तेमाल हुआ था। और हमने देखा कि आज़ादी की लड़ाई में भी गांधी जी ने ट्रेन का इस्तेमाल किया और ट्रेन के ज़रिए एक अनुमान के मुताबिक कहा जा रहा है कि तकरीबन 14 अगस्त से 8 सितंबर तक 7 लाख लोगों ने ट्रेन में सफ़र कर हिंदुस्तान तक की यात्रा की और अपने विभाजन का जो उनका दंश था उसको झेलने का काम किया। तो रेलवे की तरफ से भी कई प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं रेलवे स्टेशंस पर, जिसमें नई दिल्ली समेत देश भर के अनेक स्टेशनों पर यह चित्र प्रदर्शनी इस बात का संकेत देंगे कि हमारी नई पीढ़ी को ये पता चले कि विभाजन की जो विभीषिका थी वो कितनी भयावह थी। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है राजेश। आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। डीआरडीओ द्वारा आउटरीच कार्यक्रम के तहत सोमवार को राजधानी दिल्ली में हर घर तिरंगा एवं मेरी माटी मेरा देश अभियान का आयोजन केंद्रीय विद्यालय आरकेपुरम सेक्टर 8 में आयोजित किया गया। इस अवसर पर छात्रों को डीआरडीओ के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए डीआरडीओ के डीजी एनएम ने कहा कि सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र में डीआरडीओ ने राष्ट्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये आउटरीच प्रोग्राम का जो है, हम लोग स्टूडेंट लोगों को डीआरडीओ के बारे में बताने चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस एरिया क्या है, कैसे उन लोग डीआरडीओ ज़्यादा जान सकते हैं, काम कर कैसे होता है, एंड टू इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट द स्टूडेंट्स। दैट वाज द पर्पस बिहाइंड दिस। बहुत लाभ हुआ है। हमारे सारे बच्चे 9th to 12th के बच्चे सेक्टर 8 आरकेपुरम के इस कार्यक्रम को उन्होंने अटेंड किया है, जिसके ऊपर मिशन लाइफ, मेरी माटी मेरा देश, हर घर तिरंगा और मिलेट ईयर पर कार्यक्रम हुए हैं। और डीआरडीओ ने अपनी जो उनकी फंक्शनिंग है, अपना उनका जो डेवलपमेंट है, रिक्रूटमेंट से लेकर के उनका जो रिसर्च उसमें होता है, उस पर उन्होंने अनेक कार्यक्रम आज दिए हैं और बच्चों के उन्होंने तमाम क्वेरीज़ के भी रिप्लाई दिए हैं। हमारे पास डीआरडीओ की एक्सपर्ट्स की एक सीनियर साइंटिस्ट की एक टीम यहाँ पर मौजूद रही। तो मैं समझता हूँ कि आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने राष्ट्रगान का एक नया वर्जन तैयार किया है। ब्रिटेन के रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलकर तैयार किया गया ये वर्जन अपने आप में बेहद खास है। क्या खास है इसमें और इसे कैसे तैयार किया गया है, इसके बारे में हमारे संवाददाता साइमा खान ने रिकी केज से खास बातचीत की।
जश्न आज़ादी का मौका है और इस ख़ास मौके पर हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, दुनिया के मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र और एनवायरमेंटलिस्ट रिकी केज हमारे साथ हैं। रिकी केज की ख़ास बात ये है कि ये म्यूज़िक में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। रिकी जी, हम कह सकते हैं कि देशवासियों को इस बार आपने यौम आज़ादी पर एक बहुत ही बेहद ख़ास तोहफ़ा दिया है। ब्रिटिश रॉयल ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलकर आपने ये वर्जन लॉन्च किया है, थोड़ा दर्शकों को बताएं इसके बारे में। ये वर्जन बहुत ही खास है मेरे लिए एटलीस्ट, बिकॉज ये एक ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा के साथ है, रॉयल फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा और 100 मेंबर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा है जिसने कभी भी नेशनल एंथम को रिकॉर्ड किया हो। और ये भी बहुत खास बात है कि उन्होंने हम पर 200 साल के लिए राज किया और अब एक इंडियन कंपोजर उनको कंडक्ट कर रहा है नेशनल एंथम परफॉर्म करते हुए। तो ये बहुत ही खास बात है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप कई मौक़ों पे कहते आए हैं कि आप प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर बहुत एक्टिव रहते हैं और आपके लिए भी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब जो ये पहल हो रही है पर्यावरण को लेकर, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या आप उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ मेरा म्यूज़िक एनवायरनमेंट पर था, कुछ एनवायरनमेंट पर नहीं था, लाइक कमर्शियल म्यूज़िक था वो सब। लेकिन जब मुझे पहली बार ग्रैमी अवार्ड मिला था 2015 में, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिला था। मैंने सोचा 5 मिनट का मीटिंग होगा, लेकिन 1 घंटे का मीटिंग था। और वो 1 घंटे की मीटिंग में हम दोनों ने डिस्कस किया एनवायरनमेंट के बारे में। प्राइम मिनिस्टर जी COP21 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में जाने वाले थे उस साल के एंड में, तो हम दोनों ने उसके बारे में बात किया, क्लाइमेट चेंज के बारे में। फिर उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि आप इतना पैशनेट हो एनवायरनमेंट के बारे में, तो क्यों ना अपना पूरा ज़िंदगी और पूरा आर्ट एनवायरनमेंट पर ही एनवायरनमेंट पर ही करो। तो मैं जब उनके ऑफिस से बाहर गया, मैंने सोचा अगर आपके देश के प्रधानमंत्री आपको एडवाइस देंगे तो सीरियसली तो लेना पड़ेगा ना, और इतना महान आदमी। तो मैंने एडवाइस वेरी सीरियसली लिया और मैंने ठान लिया कि जो कुछ भी म्यूज़िक बनाऊंगा मैं सोशल इम्पैक्ट पर बनाऊंगा और एनवायरनमेंट में बनाऊंगा, और दूसरा कुछ भी म्यूज़िक में नहीं बनाऊंगा। अमृत काल चल रहा है और प्रधानमंत्री की तरफ से कहा भी गया है कि हम विश्व गुरु बनने की पहल पर हैं, और नौजवान इसमें किस तरह से भूमिका निभा सकते हैं आपके मुताबिक? तो अमृत काल अभी 75 ईयर्स तो हो गए हैं, तो अमृतकाल के लिए हमको बहुत कुछ करना चाहिए ये देश के लिए, क्योंकि देश अभी सही तरफ जा रहा है। अभी मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से देश बहुत सही तरह से जा रहा है। बहुत साल पहले इंडिया हमेशा जो इंटर गवर्नमेंटल जो डिसीशंस होते थे, जो बड़े बड़े देश जब डिसीशंस लेते थे, हम हमेशा बाहर बैठते थे, हम पार्टिसिपेट नहीं करते थे। अभी हम नॉट ओनली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हम लीडरशिप ले रहे हैं। ये सब डिसीशंस में, ग्लोबल डिसीशंस में हम लीडरशिप दे रहे हैं, लोग हमको देख रहे हैं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए दूरदर्शन की टीम से। आगे बढ़ेंगे। औपनिवेशिक छाप और गुलामी की निशानियों से भरे कानूनों को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को निरस्त कर इनके स्थान पर 3 नए बिलों को बीते मॉनसून सत्र के अंतिम दिन पेश किया गया, जिन्हें गहन पड़ताल के लिए गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। 3 नए कानूनों का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि न्याय देना और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना होगा। तो आज के न्यूज़लेंस में जानते हैं इन 3 नए विधेयकों के कानून बनने के बाद देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के ऐतिहासिक फैसले से देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था के आधार स्तंभ IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट का न सिर्फ नाम बदलेगा, बल्कि इनके स्वरूप में भी बड़ा बदलाव नजर आएगा। पुराने कानून में 475 जगहों पर मौजूद गुलामी की निशानियों वाले शब्दों को नए कानून में जगह नहीं दी गई है। IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता लेगी। इसमें 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी, जिसमें 533 धाराएं होंगी। 160 धाराओं को बदला गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को हटा दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य विधेयक रिप्लेस करेगा। इसमें 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है। 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं। नए कानून में जहां राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त किया गया है,
वहीं आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों पर नकेल कसने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध के लिए सख्त प्रावधान करने के साथ ही संगठित अपराधों से निपटने के लिए नई धारा जोड़ी गई है। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने पर खास जोर दिया गया है। धोखा देकर महिला का शोषण करने को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास के प्रावधान हैं। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान रखा गया है। यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान और वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। बच्चों के साथ अपराध के लिए सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है। साथ ही विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने की राशि को मौजूदा समय के हिसाब से तर्क संगत बनाते हुए बढ़ा दिया गया है। अपराध की आय से जुड़ी संपत्ति और घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की के प्रावधान किए गए हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने का नया प्रावधान किया गया है। वहीं सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस की शुरुआत का भी फैसला लिया गया है। नए कानूनों से नए युग और आधुनिकतम तकनीकों को भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने के प्रावधान हैं। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दिया गया है। 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपलसरी किया गया है। पहली बार EFIR का प्रावधान जोड़ा जाएगा। नए कानून में 0 FIR की भी व्यवस्था है, यानी अपराध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा बढ़ा दिया गया है और नए कानून में 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय की गई है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परमिशन और दे सकेगी। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे और बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा। सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर अनुमति पर फैसला करना होगा, वरना इसे डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। वहीं सजा माफी को भी तर्क संगत बनाया गया है। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल की सजा और 7 साल के कारावास को कम से कम 3 साल तक की सजा में ही बदला जा सकेगा और किसी भी गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा एविडेंस प्रोटेक्शन स्कीम तैयार करने और उसे नोटिफाई करने को लेकर प्रावधान भी काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन 3 कानूनों से देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और रुक करेंगे कुछ अन्य अहम खबरों का। चंद्रयान 3 आज चंद्रमा के और करीब पहुंच गया। आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास चंद्रयान 3 चांद की चौथी कक्षा में प्रवेश कर गया। अब वो 150 किलोमीटर इंटू 177 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में घूम रहा है। इसरो ने एक्स पर इस बारे में जानकारी दी। ऑर्बिट बदलने का इसका अगला अभियान 16 अगस्त को भारतीय समयानुसार सुबह करीब 8:30 बजे तय किया गया है और इससे पहले इसरो ने 6 और 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई थी। चंद्रयान 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो चांद के बाद अब सूरज की स्टडी करने की तैयारी में है। इसके लिए आदित्य L1 नाम की ऑब्जर्वेटरी को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे अगस्त के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन होगा। इसके लॉन्च के लिए बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में बनी सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर लाया गया है। इस स्पेसक्राफ्ट को सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लैग्रेंज पॉइंट 1 के पास एक हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। धरती और सूरज के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, जहां इस सैटेलाइट आदित्य L1 को प्लेस किया जाएगा। वो लैग्रेंज पॉइंट L1 धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। सोलर मिशन के तहत सूरज की निगरानी के लिए उपग्रह के सभी उपकरणों की टेस्टिंग पूरी कर ली गई है। आदित्य L1 में कुल 7 उपकरण VELC, AS
PEX, पैनासोनिक्स हेल 10S और मैग्नोमीटर हैं। आदित्य L1 LMV M3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये अंडाकार कक्षा में बढ़ेगा। 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर L1 के पास पोलो ऑर्बिट में इसकी तैनाती की जाएगी। इस जगह से हर वक्त सूरज दिखाई देता है। और अब वक्त है खेल की खबरों का। और खेल की खबरें लिए सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास खेल जगत में आज? शुक्रिया रमा। पहले शतरंज से जुड़ी अच्छी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। फीडे विश्व कप में भारतीय शतरंज खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। 5वें दौर के दूसरे क्लासिकल मुकाबले के बाद क्वार्टर फाइनल के 7 नाम तय हो गए हैं। इनमें से 3 नाम युवा भारतीय खिलाड़ियों के हैं। भारत के डी गुकेश, अर्जुन एरिगासी और आर प्रगन्नानंदा ने अंतिम 8 में अपना स्थान तय कर लिया है। वहीं एक अन्य प्री क्वार्टर फाइनल में विदित गुजराती का सामना आज रूस के यान नेपोमनिशी से टाई ब्रेक में होगा। गुकेश ने चीन के वांग हाओ को 1.5, 0.5 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अंतिम 8 में गुकेश का सामना मैग्नस कार्लसन से होगा। वहीं अर्जुन और प्रगन्नानंदा को आपस में मुकाबला खेलना होगा। ऐसे में किसी एक भारतीय का सेमीफाइनल में पहुंचना तय हो गया है। महिला वर्ग में हरिका द्रोणावल्ली रूस की अलेक्जेंड्रा गोरियाचकीना से टाई ब्रेक मुकाबला खेलेंगी। बात करते हैं क्रिकेट की। वेस्टइंडीज ने 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ने सीरीज को 3-2 से अपने नाम कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 165 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज ने 166 रन के लक्ष्य को 18 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 5 मैचों की T20 सीरीज के अंतिम मुकाबले के लिए भारत और वेस्टइंडीज की टीम रविवार को जब मैदान पर उतरी तो दोनों टीमों की नजर सीरीज अपने नाम करने पर थी। 2-2 से बराबर चल रही सीरीज के इस निर्णायक मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। चौथे T20 में शानदार बल्लेबाजी करने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल कुछ खास नहीं कर पाए और जल्द ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने तिलक वर्मा के साथ पारी को संभालने की कोशिश की और तेजी से रन बनाए। तिलक वर्मा 27 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन 13 और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 14 रन की पारी खेली। दूसरे छोर पर सूर्य कुमार ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। वो 61 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कोई भी भारतीय बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 165 रन ही बना सकी। जवाब में 166 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज के काइल मेयर्स 10 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। हालांकि इसके बाद आए निकोलस पूरन और ब्रैंडन किंग ने कैरेबियाई पारी को संभाला और तेजी से रन बनाना जारी रखा। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी निभाई। इस बीच ब्रैंडन किंग ने अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरन को 47 रन पर आउट करके तिलक वर्मा ने इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद आए शाई होप के साथ मिलकर ब्रैंडन ने कोई और विकेट नहीं गिरने दिया और 12 गेंद शेष रहते टीम को जीत दिला दी। ब्रैंडन 85 और होप 22 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने सीरीज को 3-2 से अपने नाम कर लिया। वेस्टइंडीज ने 2017 के बाद भारत के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज जीती है। टीम इंडिया ने पहली बार 5 मैचों की कोई T20 सीरीज गंवाई। भारत को 2 साल बाद किसी T20 सीरीज में हार मिली है। पिछली बार टीम इंडिया ने जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज गंवाई थी। इसके बाद से भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इस सीरीज को मिलाकर कुल 13 T20 सीरीज खेली। इनमें से 11 में टीम इंडिया ने जीत हासिल की। वहीं हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भी भारत की यह पहली T20 सीरीज हार है। अब तक वह 5 T20 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारत ने 2771.35 अंक के साथ इंग्लैंड को पछाड़कर 1 स्थान के सुधार के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। रैंकिंग में नीदरलैंड्स पहले स्थान पर है। ये दूसरी बार है जब भारत FIH रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंचा। भारतीय टीम ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल करने के बाद तीसरी रैंकिंग हासिल की थी। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मलेशिया को 4-3 से हराकर चौथी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल और चेल्सी के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। वहीं टॉटनहैम और ब्रेंटफोर्ड के बीच खेला गया मुकाबला भी 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। ला लीगा में गत विजेता बार्सिलोना ने गोल रहित ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इन सब खबरों को विस्तार से जानने के लिए नजर डालते हैं इस सॉकर रैप पर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को दो दिग्गज क्लबों के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिली। लिवरपूल और चेल्सी के बीच हुआ मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। नए सत्र में खिताब की दावेदार इन दोनों टीमों के बीच अपने पहले मुकाबले में शुरू से ही कड़ा संघर्ष देखने को मिला। लिवरपूल ने 18वें मिनट में गोल करके मैच में 1-0 की बढ़त ले ली। लिवरपूल के लिए ये गोल डियाज ने मोहम्मद सालाह के पास पर किया। मैच के 37वें मिनट में चेल्सी ने जवाबी हमला बोला और एक्सेल दिसासी ने गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया। दिसासी का प्रीमियर लीग में ये पहला गोल था। दूसरे हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई और मैच ड्रॉ रहा। ईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में टॉटनहैम हॉटस्पर को ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ 2-2 के ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। मैच के चारों गोल पहले हाफ में देखने को मिले। स्टार खिलाड़ी हैरी केन के क्लब छोड़कर बायर्न म्यूनिख से जुड़ने के बाद पहला मैच खेल रही टॉटनहैम ने 11वें मिनट में रोमेरो के गोल की मदद से बढ़त ले ली। हालांकि 27वें मिनट में ब्रेंटफोर्ड ने पेनल्टी के जरिए बराबरी का गोल कर मैच को रोमांचक बना दिया। 36वें मिनट में ब्रेंटफोर्ड की तरफ से दूसरा गोल देखने को मिला। पहले हाफ के अतिरिक्त समय में एमरसन रॉयल ने टॉटनहैम के लिए बराबरी का गोल किया। दूसरे हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में गत विजेता बार्सिलोना ने ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। नए सत्र के अपने पहले मैच में बार्सिलोना को गेटाफे के साथ गोल रहित ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। पूरे मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इसी बीच 42वें मिनट में बार्सिलोना के राफीना को रेड कार्ड दिखाया गया, जिसके कारण उन्हें बाकी बचे मैच में 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। दूसरे हाफ में गेटाफे के माटा को भी रेड कार्ड मिला। ला लीगा के ही एक अन्य मुकाबले में रियल बेटिस ने विलारियल को 2-1 से हराने में सफलता पाई। मैच का पहला गोल बेटिस की तरफ से 20वें मिनट में हुआ। पहले हाफ में रियल बेटिस 1-0 से आगे रही। दूसरे हाफ में विलारियल ने बराबरी का गोल करने में सफलता पाई। मैच के अंतिम समय में बेटिस के विलियन जोस ने गोल कर टीम को 2-1 से जीत दिला दी। गोकुलम केरला ने ड्यूरेंट कप के ग्रुप लीग मैच में इंडियन सुपर लीग की मजबूत टीम केरला ब्लास्टर्स को 4-3 से शिकस्त दी। मैच के पहले हाफ में 4 जबकि दूसरे हाफ में 3 गोल हुए। गोकुलम ने लगातार दूसरे मैच में जीत हासिल की और वो ग्रुप में शीर्ष पर बनी हुई है। विजेता टीम के लिए बोउबा अमिनोऊ ने 17वें मिनट में, श्रीकुट्टन ने 43वें मिनट में, एलेक्स सांचेज ने 45वें मिनट में और अभिजीत ने 47वें मिनट में गोल किए। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रमा के पास। धन्यवाद सुचित्रा तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।